हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन 2025 की। आज है डे 17। डे 16 में हमने पढ़ा था, डे 16 में हमने डिजिटल लाइब्रेरी और ई रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट का उपयोग। बहुत सारे क्या आजकल इंटरनेट का क्या उपयोग है, सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट का क्या उपयोग है, लेकिन लाइब्रेरी के संदर्भ में उसका क्या उपयोग है, कि एक पुस्तकालय के लिए इंटरनेट क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। इंटरनेट का उपयोग हर क्षेत्र में है, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंटरनेट का पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में क्या उपयोग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है। नेटवर्क का अर्थ है इसको आप कह सकते हैं एक तरह से तारों का समूह आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये तार पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। तो नेटवर्क जो है वह एक ऐसा इंटरनेट जो है वो एक ऐसा वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर के तमाम कंप्यूटर को, दुनिया भर के तमाम डिवाइसेस को, जो भी चीज़ नेट से चल रहे हैं, जो भी चीज़, मान लीजिए कि मेरी एक घड़ी है, ये नेट से चल रही है, मैं जिस फ़ोन से पढ़ा रही हूँ वो नेट से चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, जो इंटरनेट, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आईपैड यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़, तो वो क्या करता है, दुनिया भर के तमाम डिवाइस को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे कि सूचना का आदान प्रदान संभव हो सके। मेन क्या है मोटो हमारा? सूचना का आदान प्रदान, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करता है? ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन को उपलब्ध करवाता है। पुस्तकालय विज्ञान में इंटरनेट का उपयोग। पुस्तकालय विज्ञान में इंटरनेट का उपयोग। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैं कोचिंग कहाँ पढ़ाती हूँ, वो आके कोचिंग पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन में। तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैं कहीं भी कोचिंग नहीं पढ़ाती हूँ, और ये बस मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे ही पढ़ा रही हूँ और बिना किसी फ़ी के पढ़ा रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैम अगर आपका कोई पेड क्लास हो तो बताइए। मैं पेड क्लास बिल्कुल नहीं करवा रही, मैं बस ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे पढ़ाने के लिए। कि अगर 2-3 घंटे का मैं क्लास कर रही हूँ और उसको बस 10 बच्चे देख रहे हैं, 10 बच्चों के लिए भी वो फ़ायदेमंद है, लेकिन उससे ज़्यादा मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिएगा। फर्स्ट है सूचना की खोज। सूचना की खोज, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है। सूचना की खोज में क्या मदद करता है? गूगल स्कॉलर हो गया, या फिर नॉर्मल भी गूगल हो गया, सर्च इंजन, बिंज हो गया, या फिर याहू तो बहुत पुराना हो चुका है, फिर भी याहू वगैरह पे क्या होता है ना कि हम लोग उस पर सर्च करते हैं अध्ययन की सामग्री के लिए, शोध सामग्री के लिए। गूगल स्कॉलर्स वगैरह पे, गूगल स्कॉलर कभी आप ट्राई करना, उसमें ना बहुत सटीक जानकारियाँ दी हुई होती है, जो भी आप ढूंढोगे ना बहुत सटीक सोर्स से वो आए हुए रहते हैं। गूगल में तो क्या होता है कि हर जगह से वो उठा के लाता है, लेकिन गूगल स्कॉलर एक पर्टिकुलर बहुत सटीक जानकारी लेके आता है, शोध के लिए बहुत उपयोगी होता है वो, ठीक है। तो अध्ययन सामग्री को खोजना कहाँ कहाँ से? गूगल, बिंग, और ये सब क्या है? जैसे सर्च इंजन है ये, ठीक है, जैसे सर्च इंजन। मान लीजिए कि आपको यही क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? जॉस्टर, या फिर जीमेल, बिंग, और उसके बाद इंस्टाग्राम। तो आप क्या दोगे उसमें कि बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल में देती हूँ, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, ठीक है। विशेष डेटाबेस, ओपन
एक्सेस जर्नल, ओपन एक्सेस जर्नल रिपोजिटरी आदि की जानकारी प्राप्त करना, आदि की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। सूचना की खोज, तो सूचना की खोज कैसे करेगा ये? तो गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजन से क्या करेगा ये? सूचना की खोज करेगा। या फिर विशेष डेटाबेस, जो विशेष प्रकार के डेटाबेस बनाए जाते हैं, ओपन एक्सेस जर्नल, जो कि जर्नल सब लोग पढ़ सकते हैं, रिपोजिटरी आदि की जानकारी प्राप्त करना, इसमें क्या करता है? इंटरनेट हमारी सहायता करता है। सेकंड है ई संसाधनों का उपयोग। बिना इंटरनेट के आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। कल आपने पढ़ा था ई संसाधन डे 16 में, तो वही है ई संसाधनों का उपयोग। इसके लिए भी क्या जरूरी है? इंटरनेट। सेकेंड वन इज ई संसाधनों का उपयोग। ई बुक्स, ई जर्नल्स, डिजिटल पुस्तकालय तक पहुंच, डिजिटल पुस्तकालय तक पहुंच। ठीक है। कैसे उपयोगी है? तो ई बुक्स को ढूंढने में, ई जर्नल्स को ढूंढने में, डिजिटल पुस्तकालय तक हम क्या करता है? पहुंच हमारी संभव बनाता है। इंटरनेट जो है वो क्या करता है? एक तो सूचना की खोज में हमारी मदद करता है और ई संसाधनों के उपयोग में हमारी मदद करता है। ओके, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे बस स्क्रीनशॉट्स लेके बस मोबाइल में रखने का काम नहीं करिएगा, आप एक कॉपी पे लिखिएगा इसे। अभी आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जामिनेशन के टाइम पे, जब चीज़ें एक साथ आपको एक जगह पे इकट्ठा मिलती है। आप जब रिवीजन मोड में आओगे तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है अच्छा ये तो ईजी है, ये तो याद रह ही जाएगा, लेकिन जब सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा होती है तो कन्फ्यूज़न पैदा होती है। इसीलिए आप लोग एक जगह पे इसको इकट्ठा करके लिखते जाइए और रिवीजन भी डेली करते रहिए। जिस दिन मैं क्लास नहीं लेती हूँ उस दिन आप लोग को मैं समय देती हूँ रिवीजन के लिए, क्योंकि डेली क्लास लूँगी तो आप लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंटरनेट का उपयोग में अब हम चलते हैं तीसरी तरफ, ऑनलाइन कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन। ऑनलाइन कैटलॉगिंग एवं सर्कुलेशन। ठीक है। कैटलॉगिंग, ऑनलाइन कैटलॉगिंग आप लोग जान रहे हैं कि पुस्तक को हम लोग क्या, पुस्तकों का एक हम सूचीकरण करते हैं। सूचीकरण व्यवस्था जो थी वही हमारा कैटलॉगिंग है, और वो जब ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होता है तो ऑनलाइन कैटलॉगिंग कहलाता है। उसके बाद है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का क्या अर्थ है? देखिए, सर्कुलेशन का अर्थ है आदान प्रदान। ठीक है, कि जैसे पाठक आया किसी पुस्तक को लेने के लिए, किसी पुस्तक के विषय में, तो क्या होता है ना कि उसे पुस्तक, एक काउंटर बना होता है। हर पुस्तकालय में एक सर्कुलेशन काउंटर होता है जहाँ पे वो पहले बताता है कि हमें ये किताब चाहिए, और फिर जब वो किताब वहाँ से आती है तो अगर वो वहाँ का मेंबर है तो उसे घर ले जाने की सुविधा मिलती है, या फिर वहाँ पे पढ़ने की भी सुविधा मिलती है। तो उसी को हम कहते हैं सर्कुलेशन, यानी पुस्तक का जो आदान प्रदान होता है पाठक को, उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन। तो ऑनलाइन कैटलॉगिंग एवं सर्कुलेशन में, अब आप बस कहोगे कि सर्कुलेशन में कैसे मदद कर रहा है? देखो क्या होता है ना, कुछ अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें ना पूरा डेटाबेस होता है एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का। अगर मान लीजिए कि कोई भी लाइब्रेरी, मान लीजिए कोई लाइब्रेरी जो है वो ई ग्रंथालय यूज़ कर रही है अपने लाइब्रेरी में, ठीक है। ई ग्रंथालय एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो वो एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, तो उसके लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध हैं उसका उसमें डेटाबेस होगा। उसमें उसका डेटाबेस होगा कि वो किस रैक पे है, पब्लिशर कौन है, उसका मूल्य क्या है, जो भी किताब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और होनी चाहिए, पुस्तक से संबंधित कि लेखक कौन है, किस विषय का किताब है वो, उसका डीडीसी नंबर या सीसी नंबर, जिस नंबर से मतलब जो भी मेथड क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है उस लाइब्रेरी में, वो नंबर वहाँ पे दिया रहेगा। एक्सेसनिंग यानी कि जो फर्स्ट टाइम
कोई पुस्तक आती है किसी लाइब्रेरी में तो उसे एक क्रमांक दिया जाता है कि अच्छा ये पहले नंबर पे ये पुस्तक आई, दूसरे नंबर पे, उसको हम एक्सेशन नंबर कहते हैं, ठीक है, परिग्रहण संख्या। तो परिग्रहण संख्या वगैरह सारा का सारा जो डेटा होता है वो उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे क्या होता है, अपडेटेड किया रहता है। उसमें जो पाठक वहाँ के मेंबर हैं उनका भी एक उनके बारे में भी जानकारी दी होती है कि फलाना व्यक्ति इसका पाठक है, फलाना व्यक्ति इस लाइब्रेरी का पाठक है। अब वो आया कोई किताब लेने के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि प्रेमचंद की गोदान किसी ने अपने नाम पे पहले तो गोदान को हम ढूंढेंगे कैसे, तो उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम टाइप करेंगे गोदान या फिर प्रेमचंद, कुछ भी लेखक का नाम, और उसमें हमें दिख जाएगा कि ये कौन से रैक नंबर पे है। ओके, फिर वो क्या होता है, वो पुस्तक हम लाते हैं और उसके नाम पे, उस पाठक के नाम पे इशू कर देते हैं, ठीक है। और तब जो उसका जो ऑनलाइन कार्ड होता है, ऑनलाइन लाइब्रेरी कार्ड जो होता है, उसमें भी हम दर्ज करते हैं कि अच्छा ये गोदान नाम की पुस्तक जो है इस दिनांक को इस व्यक्ति को दी गई है। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा पाठक आता है और आपके पास गोदान की एक ही प्रति है लाइब्रेरी में, तो हो सकता है कि आपको याद नहीं हो, कभी आप बैठे हो सर्कुलेशन काउंटर पे, कभी कोई दूसरा व्यक्ति सर्कुलेशन काउंटर पे बैठा हो, तो ये भी हो सकता है। तो दूसरा व्यक्ति जब मांगने के लिए आया कि हमें गोदान पुस्तक चाहिए, तो अब आप जैसे ही डालोगे ना तो वो शो करने लगेगा कि अच्छा गोदान पुस्तक जो है ये फलाने व्यक्ति को इस दिनांक को इशू हो चुकी है। तो यही मदद करता है और इंटरनेट जो है इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन काउंटर पे भी, सर्कुलेशन में भी ये मदद करता है। चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। तो ऑनलाइन कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन, ओपैक ऑनलाइन ओपैक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है, के जरिए पुस्तक सर्च करना, के जरिए पुस्तक सर्च करना, ठीक है। तीसरा ये हो गया हमारा ऑनलाइन कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन। चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में इस कक्षा से रिलेटेड जो भी आपको अगर डाउट हो कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। 4th नंबर पे है संचार और सहयोग, संचार और सहयोग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। ईमेल, सोशल मीडिया, लाइब्रेरी ब्लॉग्स, फोरम्स और वेबसाइट से सूचना साझा करना। सूचना साझा करना, देखिए ये क्या है, संचार और सहयोग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। पुस्तकालय सदियों से चला आता रहा है, ठीक है। अगर वो अपने पुराने रूप को ही लेकर चलेगा ना तो फिर यूज़ नहीं हो पाएगा उसका, ठीक है। यानी कि उसको सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट रहने की ज़रूरत है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि आप चाहोगे कि अभी भी मैं हस्तलिखित ग्रंथ ही लिखूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ईमेल, सबसे पहले तो LMS वगैरह जो होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसमें जो पाठक होते हैं उनका मेल ID वगैरह भी डाला हुआ होता है कि अगर उनके ऊपर कोई बुक बकाया है तो उनको एक मेल चला जाता है कि हाँ ये बुक आपके ऊपर बकाया है, आप इसे वापस कर दीजिए। या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर उन्हें कुछ क्वेरी ही करनी हो कि ये पुस्तक उपलब्ध है कि नहीं, तो वो भी मेल के थ्रू वो कर सकते हैं। तो ईमेल वाली चीज़ तो पुस्तकालय के लिए ये हो गई। सोशल मीडिया, बहुत सारे लाइब्रेरी अभी भी यूज टू नहीं हुए हैं, लेकिन कायदे से सोशल मीडिया आजकल के टाइम में ना सोशल मीडिया से ही बूम है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे फेमस है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो लाइब्रेरी को भी क्या करना चाहिए, और करते भी हैं बहुत सारे लाइब्रेरी, कि अपना एक सोशल मीडिया का पेज बनाना चाहिए, ठीक है।
और उस पेज पे आपके यहाँ कौन से न्यू अराइवल बुक्स हैं या फिर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट के बुक है, उस सब की जानकारी ना देते रहना चाहिए, ताकि लोग करना उससे इंटरेक्ट कर पाए और उनका इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है। लाइब्रेरी ब्लॉग्स होता है कि वो जो लेख जो पहले समाचार पत्र में आते थे उसी तरह से लोग लिखित रूप में इंटरनेट पे जो डालते हैं वो ब्लॉग्स होता है। तो लाइब्रेरी ब्लॉग्स वगैरह में भी इंटरनेट चाहिए होता है। फोरम्स और वेबसाइट से सूचना साझा करना, यानी फोरम्स और वेबसाइट बनी होती है लाइब्रेरी की, उससे भी सूचना साझा करने के लिए इंटरनेट का उपयोग है। कोई भी चीज़ के लिए संचार और सहयोग के क्षेत्र में हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। बिना इंटरनेट के हम ये सारी चीज़ें जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ है विकासशील सेवाएं। विकासशील सेवाएं वो क्या है? कैश, एसडीआई जैसी सेवा, ऑनलाइन यूज़र एजुकेशन व प्रशिक्षण। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैंने शायद डे 15 में, जिस दिन मैंने कंप्यूटर का क्लास फर्स्ट डे शुरू किया था, तो शायद मैंने गलती से आउटपुट डिवाइस में आपको स्कैनर लिखवा दिया है। ठीक है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। अगर मैंने वो आउटपुट डिवाइस में लिखवाया है तो आप उसे वहाँ से कट करके इनपुट डिवाइस में लिख लेंगे। स्कैनर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये कैश और एसडीआई के बारे में ये एक टॉपिक हमारा रह गया है, जिसके बारे में मैं आपको ये कंप्यूटर की कक्षा खत्म होने के बाद बताऊंगी, कैश और एसडीआई की क्या होता है। फिलहाल के लिए करेंट अवेयरनेस सर्विसेज और सेलेक्टिव एसडीआई का भी कुछ फुल फॉर्म है, मुझे अभी एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर रहा है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। कैश और एसडीआई जैसी सेवा के लिए और ऑनलाइन यूज़र एजुकेशन और प्रशिक्षण के लिए विकासशील सेवाएं हैं। इनके लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? हमें इंटरनेट का उपयोग होता है। ठीक है, ऑनलाइन यूज़र एजुकेशन प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जो यूज़र है वो कैसे डिजिटल लाइब्रेरी का यूज़ करेगा, ई रिसोर्स का यूज़ करेगा, उसके बारे में हम उसको जानकारी ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैश और एसडीआई सेवा भी जो है वो सूचना देने की एक तकनीक है यूज़र को ही, जिसमें एक में तो हम जो भी अद्यतन सूचनाएं होती है वो प्रदान करते हैं और कुछ में उनसे रिलेटेड, उनके फील्ड से रिलेटेड सेलेक्टिव जो सूचनाएं होती है वो देने का काम करते हैं। ये थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे आने वाली 1-2 कक्षा के बाद। इसका स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट्स लीजिए। कैश और एसडीआई का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। कैश का फुल फॉर्म होता है करंट अवेयरनेस सर्विस। करंट अवेयरनेस सर्विस, ठीक है। और एसडीआई का अर्थ होता है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये इधर बहुत ज़्यादा ही ऊपर लिख देती हूँ मैं। कैश और एसडीआई कैश और एसडीआई का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। करंट अवेयरनेस सर्विस, वर्तमान जागरूकता सेवा, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान
जागरूकता सेवा, और SDI का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं चयनात्मक सूचना प्रसारण सेवा। चयनात्मक सूचना प्रसारण सेवा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। फुल फॉर्म का फुल फॉर्म भी आते हैं एग्जाम्स में। थोड़ा मैं बता देती हूँ अभी ताकि चीज़ें क्लियर है। करंट अवेयरनेस सर्विस से है कि जो भी हमारी अद्यतन सूचना होती है वो हम पाठक को देने का काम करते हैं। और सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेवा में हम क्या करते हैं कि पाठक की जो रुचि होती है, जिस विषय पे मान लीजिए वो शोध कर रहे हैं या उनकी रुचि जिस विषय में है, वो हम सेलेक्ट करके और फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर, अभी हम उसी टॉपिक पे हैं, इंटरनेट का उपयोग। तो विकासशील सेवाएं तक हम लोगों ने देखा था, और 6th है रिसर्च और डेटा एक्सेस। रिसर्च और डेटा एक्सेस, इंटरनेट आधारित डेटाबेस से डेटा एनालिसिस व ग्रंथ सूची निर्माण। रिसर्च और डेटा एक्सेस में क्या होता है? रिसर्च में हम क्या करते हैं, विभिन्न जगहों से जानकारी इकट्ठा करते हैं और बाद में हमें दिखाना पड़ता है कि हमने कहाँ से वो जानकारियाँ ली है। तो वही ग्रंथ सूची निर्माण, उस रिसर्च में हमने कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन ली है। जैसे बहुत जगह आप देखते होंगे कि कोई चीज़ लिखी होती है और लिखा रहता है कि संदर्भ ग्रंथ, पुस्तक का नाम रहता है नीचे, तो सेम चीज़ है। और डेटा एक्सेस की, इंटरनेट एक्सेस आधारित डेटाबेस से डेटा एनालाइज करना, कि रिसर्च वाले मतलब जो भी इंटरनेट पे डेटा उपलब्ध है उससे डेटा एनालिसिस करके रिसर्च करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस हमने इतने टाइम से सुना है। अब क्या है डेटाबेस का उपयोग क्या है? ठीक है, डेटाबेस का उपयोग, पहले तो डेटाबेस की परिभाषा लिख लीजिए आप लोग कि क्या होता है। डेटाबेस एक संरचित सूचना संग्रह प्रणाली है। सूचना संग्रह प्रणाली है जिसमें डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित पुनर्प्राप्त और प्रबंधित किया जाता है। ओके, अब इसका अर्थ क्या देखिए। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक संरचित मतलब संरचनात्मक, जिसको बनाते हैं, एक संरचित सूचना संग्रह प्रणाली है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। सूचना संग्रह प्रणाली, डेटाबेस क्या है? एक सूचना संग्रह प्रणाली, एक सिस्टम है जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। और जब इंफॉर्मेशन स्टोर होता है ना, वो डेटा कहलाता है।
तो सूचना संग्रह प्रणाली है जिसमें डेटा को व्यवस्थित रूप से, यानी कि ऐसे कुछ नहीं कि वेगाबॉन्ड की तरह कोई भी डेटा हमने डाल दिया, नहीं, व्यवस्थित रूप से यानी कि अरेंज्ड वे में संग्रहित, यानी कि कलेक्ट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, पुनर्प्राप्त करते हैं, यानी कि बस डेटा डालते नहीं है, टाइम आने पे जब यूज करना हो तो उसको हम पुनर्प्राप्त करते हैं और उसको मैनेज भी करते हैं, उसका प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, तो अब डेटाबेस क्लियर है। डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस जो है वो एक संरचित सूचना संग्रह प्रणाली है जो डेटा को क्या करने का काम करता है? संग्रहित करने का काम करता है, पुनर्प्राप्त करने का काम करता है और व्यवस्थित प्रबंधित करने का काम करता है, और वो भी किसमें? एक अरेंज्ड वे में। ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम में। तो डेटाबेस क्या है ये? और ये कंप्यूटरीकृत और हैंडमेड को क्या होता है? मानवीकृत। ठीक है, दोनों हो सकता है। मैनुअल, जिसको हम लोग मैनुअल बोलते हैं, मैनुअल भी हो सकता है, हस्तलिखित वगैरह, और कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटर पे भी ये डेटाबेस बनाया जा सकता है। ओके, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप लोग फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डेटाबेस एक संरचित सूचना संग्रह प्रणाली है जिसमें डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित, पुनर्प्राप्त और प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, अब डेटाबेस का हम लोग आगे चलते हैं। प्रमुख लाइब्रेरी डेटाबेस कौन कौन से हैं वो देख लें। प्रमुख लाइब्रेरी डेटाबेस, डेटाबेस तो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। आपके स्कूल का डेटाबेस हो सकता है, आपके यूनिवर्सिटी का डेटाबेस हो सकता है, कॉलेज का डेटाबेस हो सकता है, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उसका डेटाबेस हो सकता है। तो अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लाइब्रेरी साइंस की, तो लाइब्रेरी के क्षेत्र में प्रमुख लाइब्रेरी डेटाबेस कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, प्रमुख लाइब्रेरी डेटाबेस, और जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना प्रमुख लाइब्रेरी डेटाबेस, ठीक है, उसको ना आप एक बार जाके गूगल पे सर्च करके जरूर देखिएगा कि क्या होता है। बस ऐसे ही बिल्कुल उसमें घुस नहीं जाना है, आप एक बार बस ऊपर ऊपर से एक बार आप नज़र डालिएगा कि कैसा दिखता है वो डेटाबेस। ठीक है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और आप बहुत अमेज्ड होगे देख के कि इतनी सारी चीज़ें हैं। इधर मैं लिख रही हूँ डेटाबेस का नाम, ठीक है, इधर डेटाबेस का नाम और उसका उद्देश्य किस कार्य के लिए है वो है इस साइड। ठीक है, सबसे पहला स्कॉपस, स्कॉपस डेटाबेस, ये है शोध लेखों और उद्धरणों के लिए, शोध लेखों और उद्धरणों के लिए। ये याद रखिएगा कौन सा डेटाबेस किसके लिए है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। स्कॉपस, ठीक है। आफ्टर देन ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, ये किस चीज के लिए? पुस्तकालय संग्रह को खोजने के लिए, पुस्तकालय संग्रह को खोजने के लिए। ओके, पुस्तकालय संग्रह को खोजने के लिए यानी कि बुक ढूंढने के लिए। वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ साइंस, ये किसके लिए? उच्च गुणवत्ता अनुसंधान डेटाबेस, उच्च गुणवत्ता अनुसंधान डेटाबेस। ठीक है, फटाफट से आप लोग नोट करिए, तब तक मैं मार्कर को रिफिल कर लेती हूँ। फटाफट से आप लोग लिखिएगा। डेटाबेस का नाम स्कॉपस, शोध लेखों और उद्धरणों के लिए होता है ये। ओपैक, ओपैक होता है हमारे ऑनलाइन, ओपैक होता है पुस्तकालय संग्रह को खोजने के लिए। वेब ऑफ साइंस क्या है? तो वेब ऑफ साइंस है उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी के जो रिसर्च वर्क होते हैं, हाई क्वालिटी के रिसर्च वर्क, उसके लिए ये डेटाबेस होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर इसको मैं रब करके आगे बताऊंगी।
2-3 डेटाबेस और हैं, वो हम देख लेंगे फटाफट से। बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे ये सारे नाम आप पढ़ रहे हो और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा था, डेटाबेस का क्या उदाहरण था, इसीलिए इसको थोड़ा देखेंगे ना तो आपके दिमाग में एक छवि अंकित रह जाएगी। इसीलिए जेस्टोर सामाजिक विज्ञान और मानविकी जर्नल्स होता है इसमें, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी जर्नल्स के लिए ये है डेटाबेस, यानी इकट्ठा रहते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें। शोध गंगा ये किस चीज के लिए, भारतीय, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, भारतीय शोध कार्यों के लिए, भारतीय शोध कार्यों के लिए रिपोजिटरी यानी जमा करने वाला जगह, संग्रहित करने वाला जगह शोध गंगा। जितने भी आज तक इंडिया में रिसर्च वर्क हुए हैं वो सारे के सारे आपको शोध गंगा पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो शोध गंगा, पबमेड चिकित्सा और जीवन विज्ञान डेटाबेस, चिकित्सा और जीवन विज्ञान डेटाबेस, ओके। पबमेड चिकित्सा और जीवन विज्ञान डेटाबेस है, फटाफट से इसको लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस का उपयोग क्या है लाइब्रेरी में, डेटाबेस का क्या उपयोग है लाइब्रेरी में, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालयों में डेटाबेस का उपयोग, डेटाबेस का उपयोग, ठीक है। फर्स्ट है सूचना प्रबंधन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो आप अपने पाठक का रिकॉर्ड रख रहे हो वो भी एक टाइप का डेटाबेस ही है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखिएगा सदस्यों का रिकॉर्ड रखना, सदस्यों का रिकॉर्ड, पुस्तकों का रिकॉर्ड, निर्गमन और वापसी का ट्रैक करना, और वापसी का ट्रैक करना, ठीक है। सूचना प्रबंधन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो सदस्यों का रिकॉर्ड है कि कौन कौन से पाठक है आपके यहाँ, कब बुक ले गए, पुस्तकों का रिकॉर्ड रखना कि कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध है, निर्गमन और वापसी मतलब सर्कुलेशन को ट्रैक करना कि कौन सी बुक कहाँ सर्कुलेट हो रही है। अब देखिए आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ये डेटाबेस में क्या, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना वो एक तरह से वही कंटेनर और चावल वाली बात आप समझिए कि कंटेनर है, यानी कि एक बेस है, एक आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर एक आपको प्रोवाइड करवाया गया है जो आपको डेटाबेस को संरक्षित रखने में क्या करता है, मदद करता है। अब डेटाबेस को आप कहाँ रखोगे, तो वो किसी सॉफ्टवेयर पे आप रखते हो, ठीक है। तो एक तरह से वही है कि वो एक कंटेनर है और उसमें रखा हुआ जो सामान है वो डेटाबेस है। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें इसलिए बताती हूँ ना कि कभी कभी लोगों को लगता है ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो पता होगी सामने वाले को, लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं पता होने से ना बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है।
तो इसीलिए आपको लगता हो कि अरे ये तो पता है हमें, ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो इसीलिए मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से बताने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को चीज़ों को। मैं सोचती हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है, आप ज़ीरो जानते हो। मुझे याद है मैं जब 12th में थी, तो 11th-12th में तो एक फ़िज़िक्स के सर थे जिनसे मैं कोचिंग पढ़ा करती थी, बहुत बच्चे पढ़ते थे, इम्तियाज़ सर नाम था उनका। तो वो हम लोग जब भी जाते थे ना, वो ऐसे एडमिशन नहीं लेते थे, बहुत कम लोगों को पढ़ाते थे। वो HOD भी थे दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में सर। तो वो ना जाते ही क्वेश्चन पूछते थे, वो भी 9th क्लास की। वो जाइए तो वो कहते थे कि जाइए पहले 9th क्लास की किताब पढ़े हो, और फिर कहते थे कि 9th क्लास की किताब पढ़ के आओ तब मैं तुम्हें लूँगा। और वो न्यूटन का लॉ पूछते थे, बहुत बेसिक सा, और बहुत बच्चों को वो भी नहीं पता होता था। तो वहाँ से मैंने चीज़ें सीखी है कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। 11th-12th में हम लोग के एडमिशन लेने से पहले वो हमें पूरा 9th-10th का बोलते थे कि पढ़ लेना, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना, और उसके बाद ही वो 11th-12th शुरू करवाते थे। तो उससे क्या होता था ना, बहुत स्मूथ हो गया था 11th-12th पढ़ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये टेक्निक अगर मैं भी यूज़ करूँ तो शायद बच्चों को थोड़ी सी आसानी हो। तो इसीलिए जिन लोगों को पता है उनको ये नहीं होना है कि अरे हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, ये चीज़ें तो हमें पता है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है, तो मैं सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ। सेकंड है रिसर्च और उद्धरण ट्रैकिंग। रिसर्च और उद्धरण ट्रैकिंग में भी क्या डेटाबेस मदद करता है? शोधकर्ताओं को, इसी में लिखिएगा, शोधकर्ताओं को स्रोत का विश्लेषण करने में मदद करता है। ओके, स्रोत का विश्लेषण करने में मदद, कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं इसकी मदद से, जो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका विश्लेषण, एनालाइज करते हैं उसको। ठीक है, स्रोत का विश्लेषण करने में मदद। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, ठीक है। मार्क, ये सब ऑनलाइन टेक्निक है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की। CCF जैसे फॉर्मेट के जरिए डेटा संग्रहण। ठीक है, इससे भी हम क्या कर रहे हैं, काइंड ऑफ डेटाबेस ही बना रहे हैं, इससे भी क्लासिफिकेशन, मार्क और CCF के थ्रू। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट्स लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट्स लीजिए इसका फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। पाठकों की सेवाएं, नेक्स्ट लिखिएगा, पाठकों की सेवाएं। फोर्थ वन इज पाठकों की सेवाएं, यानी कि यूजर सर्विस। पाठकों की सेवाएं जिसमें यूजर प्रोफाइल, रीडिंग हिस्ट्री, बुक रिकमेंडेशन, आदि। अब ये देखिए क्या है, पाठकों की सेवाएं। यूज़र प्रोफाइल बनता है, मैंने बताया था, लाइब्रेरी कार्ड बनती है, यूज़र प्रोफाइल बनता है जिसमें उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद वो कौन कौन सी पुस्तक ले जा रहा है हम उसको भी उसमें दर्ज करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि एक तरह से रीडिंग हिस्ट्री बनती है कि वो पाठक कौन कौन सी बुक बार बार आके किस विषय से संबंधित बुक लेके आ रहा है। कैसे आप लोग अगर देखते होगे कि आप लोगों ने कुछ सर्च किया, ठीक है, या अब तो बात भी की, और वो आपके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उसका ऐड दिखने लगता है उस वस्तु का, उस सामान का, कि अमेज़न का या फ्लिपकार्ट का या मिंत्रा का। आपने बात की कि अरे यार कपड़े लेने हैं, साड़ी लेनी है या कुछ भी लेना है, और वो फिर आपको फेसबुक आपने खोला, इंस्टा आपने खोला, तो वो आपको दिखने लगा पूरा का पूरा।
सेम चीज़ है रीडिंग हिस्ट्री, वो भी क्या करता है आपकी हिस्ट्री को जानता है और उसके बाद क्या करता है आपको रिकमेंड करता है, ठीक है, फेसबुक के थ्रू उसको वो आपको रिकमेंड करता है। सेम चीज़ है कि आपने रीडिंग हिस्ट्री देखी कि पाठक कौन कौन से विषय में रुचि ले रहा है, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ रहा है और उस हिसाब से आप उसको बुक रिकमेंड करते हो। मान लीजिए कि कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे वुमेन वाली चीज़ें बार बार बुक लेके पढ़ रहा है, तो आप उसको कर सकते हो कि चलो इसको कह सकते हैं कि तस्लीमा नसरीन की ये पुस्तक है वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, कमला भसीन जी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से पाठकों के लिए आप पाठकों की सेवाएं इससे देते हैं डेटाबेस की मदद से। एक तरह से आपका डेटाबेस ही तैयार हो रहा है कि वो क्या बुक पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है और उस हिसाब से आप उसको रिकमेंड कर रहे हो। फिफ्थ वन इज डेटा विश्लेषण। डेटा विश्लेषण, डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग सेम चीज़ है ऊपर की ही तरह। लाइब्रेरी यूज स्टैटिस्टिक्स, लाइब्रेरी ये एक सिंगल पाठक के बारे में ऊपर था और अब ये पूरे लाइब्रेरी के बारे में है। स्टैटिस्टिक्स एंड यूज़र बिहेवियर, ठीक है। ये क्या करता है कि लाइब्रेरी यूज स्टैटिस्टिक्स कितनी पुस्तकें कितनी बार में मतलब कितने दिनों के लिए कितने पाठक लिए हैं ये सारा स्टैट हमें देता है। ओके, तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट्स लीजिए। तो आज हमने डेटाबेस और इंटरनेट के बारे में पढ़ा कि डेटाबेस क्या है और इंटरनेट क्या है। आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के थ्रू इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।